अब हम जो है यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये हमारा यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं हम, ठीक है। कि जनरली जो नॉन मेटल होते हैं डू नॉट रिएक्ट विद वाटर थ्रो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, ठीक है। तो जनरली जो नॉन मेटल होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर से, है ना, लेकिन ये क्या होते हैं एयर से रिएक्ट कर जाते हैं, है ना। अब जो नॉन मेटल आर स्टोर्ड इन वाटर, ठीक है, तो जो लोग जो एयर से क्या कर जाते हैं रिएक्ट कर जाते हैं, उन्हें वाटर में स्टोर करना पड़ता है। तो सेम इसी तरीके से क्या है हमारा फॉस्फोरस इज़ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, इट कैचेस फायर इफ़ एक्सपोज टू। तो ये जो फॉस्फोरस है ये क्या है आपका, ये एक ही ऐसा ही रिएक्टिव नॉन मेटल है जो एयर में तो ठीक है रिएक्ट करता है, पर वाटर में रिएक्ट ये नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है फॉस्फोरस उसके साथ में रिएक्ट करता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे क्या करते हैं स्टोर करते हैं वाटर के अंदर। तो आपने दो एक्सेप्शंस पढ़े, एक पढ़ा आपने सोडियम मेटल और दूसरा आपने पढ़ा फॉस्फोरस, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी जो एक्टिविटी है वो 4.6 है। तो लेट्स चेक इट आउट। मैं एक्टिविटी आपको समझा देती हूँ ऐसे, क्योंकि नहीं तो चैप्टर लेंथी ही होता जाएगा। तो ये देखिए हमें क्या करना है, ऐसे 6 बीकर ले लेने हैं जिसमें ए टेस्ट ट्यूब ले लेने हैं, बी सी डी ई और एफ को हमें लेबल कर लेना है। तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। इस तरीके से ये 6 हो गए हैं। एक इसमें ए लिख देना है ऐसे, बी सी ऐसे सो ऑन ऐसे लिख देना है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको इसके अंदर, फिर आपको यहाँ पर जो है आपको इन टेस्ट ट्यूब में इस तरीके से आपने देखा नीचे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर ये सब लिखा हुआ था। तो इसमें मैग्नीशियम डालना है, ठीक है, दूसरे वाले में एल्युमिनियम डालना है, तीसरे वाले में आयरन डालना है, चौथे में कॉपर, फिर कोल, चारकोल इस तरीके से डालना है, ठीक है। तो ऐड 5 ml ऑफ डिल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है। अब इनमें क्या कर देना है आपको, सबसे पहले लेबल लगा दिया ABC का। अब इसमें ड्रॉप डालना है 5 ml डिल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डिल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे ही आप इसमें डालोगे ईच टेस्ट ट्यूब 1 by 1 करके ऑब्जर्व द रिएक्शन केयरफुली इफ़ नो रिएक्शन ऑक्यूर इन द कोल्ड सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये जो हमारा कोल्ड सॉल्यूशन है, क्योंकि सारा सॉल्यूशन पहले क्या होगा कोल्ड होगा, लेकिन बाद में ये क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन वार्म हो जाएगा। अब ये वार्म कहाँ होएगा, तो ये वार्म होएगा जहाँ पर मेटल्स होंगे। तो इनमें से जो जो मेटल होंगे उनके साथ में हम क्या करेंगे, उनमें क्या हो जाएगा ये सॉल्यूशन हो जाएगा हीट या वार्म, सॉरी हॉट और वार्म, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन वार्म हो जाएगा, ठीक है। अब रिपीट द सेम एक्टिविटी डिल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी ये एक्टिविटी हमें करनी है और यही सेम एक्टिविटी हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करना है, ठीक है। तो ये क्यों करना है इसका रीज़न हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें आंसर मिल जाएगा इसका, ठीक है। तो देखिए इज़ देयर डिफरेंस इन द वे ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड। तो एसिड के साथ में जब मेटल एंड नॉन मेटल ने रिएक्ट किया, ठीक है, जब मेटल करेगा तो आप देखोगे कि क्या होगा, ये जो वो है वो वार्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जो आपका सॉल्यूशन होगा ये वार्म हो जाएगा, यानी जो आपकी इसके अंदर टेस्ट ट्यूब में जो सॉल्यूशन रखा हुआ है वो क्या हो जाएगा, वो वार्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो सॉल्यूशन है ये वार्म हो गया और जब आप इस सॉल्यूशन में आपको एक चीज़ और करनी है, वो ये है कि ये आपका सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में आपको ये लेके आनी है यहाँ से मैच स्टिक। जैसे ही आप इस सॉल्यूशन के नियर में लेके आओगे तो क्या होगा, यहाँ से एक पॉप साउंड की आवाज़ आएगी, ठीक है, एक वॉइस आएगी, एक पॉप साउंड की आवाज़ आएगी। वो पॉप साउंड कब आता है, तो आपने देखा होगा जब गुब्बारा जो होता है वो फूट जाता है तो उसमें से भी पॉप साउंड की आवाज़ आती है। तो ये पॉप साउंड की आवाज़ हमें कब आती है, ये पॉप साउंड की आवाज़ आती है जब हाइड्रोजन गैस किसी भी चीज़ में से एकदम से बाहर आती है। तो यानी कि जब हमें यहाँ पर पॉप साउंड सुनाई दिया तो इसका मतलब हुआ कि
उसके अंदर से जो हमारी टेस्ट ट्यूब थी, टेस्ट ट्यूब के अंदर से कौन सी गैस रिलीज़ हो रही है, तो वो हो रही है हमारी हाइड्रोजन। ठीक है, यानी कि यू मस्ट हैव फाउंड दैट नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। तो आपको पता चल गया होगा कि जो नॉन मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कोई भी साउंड नहीं किया, ना ही उनका जो सॉल्यूशन था वो कोल्ड से वार्म हुआ। लेकिन जो मेटल थे उन्होंने क्या किया, वो रिएक्ट भी कर रहे थे और साथ ही साथ उन्होंने हाइड्रोजन गैस निकाली। ठीक है, बर्न्स विद पॉप साउंड। ओके, तो क्या हुआ यहाँ पर, यू मस्ट हैव फाउंड दैट नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। नॉन मेटल एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं, जबकि मेटल्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ भी करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं। ठीक है, मस्ट हैव नोटिस दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद। अब देखो कॉपर, लेकिन फिर भी कॉपर ने नहीं किया, जबकि कॉपर भी क्या है, मेटल है। यानी कि वहाँ पर आपका एल्यूमिनियम और आयरन ने किया है, लेकिन कॉपर ने आपका, ठीक है, नहीं किया। कॉपर ने क्यों नहीं किया, क्योंकि कॉपर जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ नहीं बनाता, ठीक है, रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है। ठीक है, यानी कि जब आपने सल्फ्यूरिक एसिड वाला किया होगा तो ऑब्वियसली वो रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस वो करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं रिएक्शन विद बेस। ठीक है, बेसिस के साथ में कैसे रिएक्शन होता है। अब एक फ्रेश सॉल्यूशन बना लेना है, किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इन अ टेस्ट ट्यूब बाय डिजॉल्विंग 3 और 4 पैलेट ऑफ 5 ml वाटर, 5 वाटर ml के साथ में। ठीक है, और इसमें क्या करना है, अब एल्यूमिनियम फॉइल के कुछ छोटे छोटे टुकड़े डाल देने हैं, पीसेस डाल देने हैं। ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ। अब आपको क्या करना है, नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, क्या लेके आना है, फिर से मैच स्टिक लेके आओगी। अब इसके अंदर हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, इसमें एल्युमिनियम के वो हैं और 5 ml वाटर है। ठीक है, 5 ml वाटर भी है हमारा। अब जैसे कि आपको पता चला कि भाई इसके अंदर क्या करा, हमने मैच स्टिक लेके आया, तो मैच स्टिक लाने पर क्या हुआ होगा, यहाँ पे भी पॉप साउंड आया। ठीक है, तो ये पॉप साउंड हमें क्या दिखाता है, आपको मैंने अभी भी बताया था कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। अगर हाइड्रोजन गैस किसी भी चीज़ में प्रोड्यूस होगी तो ये जो सॉल्यूशन है ये कैसा हो जाएगा, वार्म हो जाएगा। ठीक है, वार्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। हमारा यहाँ पर इसी का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट। तो पॉप साउंड बताता है हमें कि कौन सी गैस का प्रेजेंस है उसके अंदर, हाइड्रोजन गैस का। मेटल रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स। जबकि जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल हैं, उनका रिएक्शन बेस के साथ में कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जनरली कुछ भी उनके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आता है नॉन मेटल के अंदर। ठीक है, कुछ कह नहीं सकते, मतलब कई बार रिएक्शन हो भी जाता है और कई बार नहीं भी होता है। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है हमारी, तो कॉल द एक्टिविटी आयरन, ये तो छोड़ो आप, मैं डायरेक्ट आपको एक्टिविटी से समझा देती हूँ कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। तो यहाँ पर आपको बोला हुआ है कि टेक 5 ml बीकर एंड लेबल 1 ABCE, इस तरीके से ABCD तक, ई तक आपको क्या कर देना है, लेबल लगा लेना है। भाई इसमें तो हम खाली ए का लेबल लगा लेते हैं और ए का ही एग्जाम्पल आपको देके मैं समझा देती हूँ। डिजॉल्व इन ईच बीकर टीस्पून ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कुछ सब्सटेंस दिए हुए हैं नीचे, ये रहे वो सब्सटेंस। यहाँ पर हमारा जो है ये बीकर था। ठीक है, इसके अंदर क्या करना है, आपको 1 टीस्पून कॉपर सल्फेट डाल लिया, ये मैंने डाल दिया यहाँ पर 1 टीस्पून कॉपर सल्फेट। फिर मैंने क्या किया, जिंक के ग्रैन्यूल्स डाल दिए इसमें, जिंक के ग्रैन्यूल्स। लेकिन इस जिंक और कॉपर सल्फेट के अलावा भी इसमें कुछ होना चाहिए ना, तो वो देखते हैं हमारा इसके अंदर क्या है। तो वो है हमारा 50 ml, वो है हमारा 50 ml वाटर। ठीक है, तो हमारा इसके अंदर ये हमारी ए है, इसमें क्या है, हमारे कॉपर सल्फेट और जिंक के ग्रैन्यूल्स, और साथ ही साथ ये हो गया हमारा 50 ml वाटर। सभी में यही सेम आपको करना है। अब जब आपने ये किया तो क्या होगा,
CuSO4, ये U है, ठीक है, और ये 4 है ना। तो CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट जो है उसमें से कुछ डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो डिस्प्लेस का मतलब होता है जब कोई जो है अपनी सीट छोड़ के और दूसरे की सीट पे जाके बैठ जाए, ठीक है, वो डिस्प्लेस हो गया। लेकिन इसका मतलब ये तो ठीक है, चलो देखो 2 एग्जांपल दे देती हूँ। ये A बच्चा था और ये B बच्चा था और ये C बच्चा है, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। लेकिन फिर ये C आता है और ये भी इनके साथ में मिक्स होता है, ठीक है। जब ये मिक्स होता है तो क्या होता है कि ये B बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है, और फिर ये इसके साथ जाके बैठने लगता है। यानी A अकेला हो जाएगा और B और C आपस में इकट्ठे बैठने लगेंगे। डिस्प्लेसमेंट ये होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि जिसके साथ जो था अब वो उसके साथ नहीं होके किसी तीसरे के साथ है, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो सेम इसी तरीके से हमने किसके साथ में, जिंक के साथ में इनको रिएक्ट करवाया। अब रिएक्ट करवाने के बाद क्या होगा, तो रिएक्ट कराने के बाद हो जाएगा आपका यहाँ पर देखो, कॉपर सल्फेट और जिंक का रिएक्ट करवाया तो ये जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर अलग ही रह गया। यानी कि जो सल्फेट था हमारा वो किसके साथ में जाकर उसने रिएक्ट कर लिया, उसने जिंक के साथ में जाके रिएक्ट कर लिया, क्योंकि जिंक जो है मोर देन रिएक्टिव कॉपर, यानी कि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है किससे, कॉपर से, ठीक है। जिंक हमेशा किससे ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। इसीलिए क्या हुआ, ये कॉपर सल्फेट में से सल्फेट जो है वो जिंक के पास आ गया। नाउ वी रिकॉल द, अब हम बस यही जो हमने जितना भी अभी तक मैंने आपको प्रैक्टिकली समझा दिया है, इसको हम इस थियोरी में पढ़ते हैं। व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व इन द वेरियस बीकर। तो बीकर में आपने क्या चेंजेस देखे, आपने चेंजेस देखा होगा कि कलर चेंज हो गया, ठीक है। कलर कैसे चेंज हो गया, हमने यहाँ देखा था कि कॉपर सल्फेट और जिंक, पहले कॉपर सल्फेट ब्लू था लेकिन फिर क्या हुआ, कॉपर रह गया तो कॉपर रेड रह जाएगा और जिंक सल्फेट कलरलेस हो जाएगा, विदाउट कलर का हो जाएगा। यू हैव रीड दैट वन मेटल डिस्प्लेसेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। एक्वस यानी घुले हुए सॉल्यूशन में से क्या हुआ, एक जो मेटल था वो दूसरे के पास चला गया, ठीक है। इन बीकर ए जिंक रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, तो जिंक ने क्या किया, कॉपर की जगह ले ली और कॉपर ने क्या किया, जिंक की जगह ले ली। दैट इज़ वाई द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट disappear and powdery red mass of copper is deposit at the bottom of the beaker, ठीक है। तो जो ये हमारा बीकर था वहाँ पर इस तरीके से बॉटम ऑफ द बीकर में क्या आ जाएंगे, कॉपर के ऑरेंज करके या रेड करके कुछ जो भी उसके मेटल्स होंगे, मटेरियल होगा, वो नीचे की तरफ बॉटम में जाके सरफेस पे चला जाएगा और जो बाकी का हमारा जो भी एक्वस सॉल्यूशन होगा वो कलरलेस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कलरलेस, ठीक है। द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंट एज फॉलो, जैसे कि नीचे मैंने आपको समझा ही दिया है कि ये जो रिएक्शन है कैसे ये फॉलो करती है ना। तो यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ बीकर भी, तो ये मैं आपको होमवर्क देती हूँ कि बीकर बी का रिएक्शन आप खुद से लिखें, ठीक है। अब हम और नीचे आ जाते हैं। देयर कुड हैव बीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक बाय कॉपर इन बीकर सी, iron in beaker E. Similarly, iron could be displaced by copper in beaker D. तो आप ये पढ़ना, since we do not see any change in beaker C में हम कोई भी चेंज नहीं देखेंगे, we can infer that copper is not able to replace zinc from zinc sulfate। अब जो C वाला है, C वाले में क्या बोला हुआ है, C वाले में बोला हुआ है कि उसमें दिया हुआ है, हाँ उसमें Cu नहीं दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है हमारा ZnSO4 और उसको बोला है कि कॉपर के साथ में रिएक्ट करवाओ। अब जब कॉपर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या कोई डिस्प्लेसमेंट होगा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिंक ऑलरेडी क्या है, इससे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ज़्यादा रिएक्टिव जब होता है तो ये समझ लो कि ये इसको अपने पास ज़्यादा होल्ड कर सकता है, इसको ज़्यादा पकड़ के रख सकता है, टाइटली पकड़ सकता है, तो इसीलिए ये इसको ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है, जबकि इसको कोई भी ज़्यादा टाइटली नहीं
पकड़ पाता है, मतलब ये सल्फ़र को ज़्यादा टाइटली नहीं पकड़ पाता, इसीलिए इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। तो जो हमारा बीकर सी है उसके अंदर ये वाली एक्टिविटी है और ये एक्टिविटी हमारी कंप्लीट नहीं होगी, यानी कि ये हमारी डिस्प्लेस नहीं होगी, सिर्फ इसीलिए क्योंकि कॉपर जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है किससे, जिंक से, इसलिए ये उसकी जगह नहीं ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ख़त्म हो गया। रिमेंबर दैट साइंस इज़ नॉट आर्बिट्रेट, ठीक है, आर्बिट्रेरी, ठीक है। इट फॉलो डिफाइंड रूल्स बेस्ड ऑन फैक्ट एंड द रूल हेयर इज दैट जिंक इज़ मोर रिएक्टिव दैन कॉपर एंड आयरन। ठीक है, तो आपको इससे पता चल गया कि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर और आयरन से। मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो क्या करेगा, जो कम रिएक्टिव मेटल है उसे रिप्लेस कर देगा, बट लेस रिएक्टिव वन कैन नॉट रिप्लेस मोर रिएक्टिव मेटल, लेकिन जो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है वो ज़्यादा रिएक्टिव वाले को रिप्लेस नहीं कर सकता। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड वाई देयर आर नो डिस्प्लेसमेंट इन बीकर डी और ई ऑल्सो। तो हमारा सी, ई और डी में कोई भी क्या नहीं हुई, रिएक्शन नहीं हुआ। ठीक है, जिंक, आयरन एंड कॉपर। अब हम आ गए हैं यहाँ पे यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अब मेटल और नॉन मेटल के यूज़ हमारे पास में आ गए हैं, तो ये मैं डायरेक्ट पढ़ा देती हूँ आपको। ठीक है, आपने बहुत सारी जगह पे मेटल और नॉन मेटल के देखे होंगे, जैसे मशीनरी में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, मशीनरी में यूज़ किया जाता है ना, मशीनरी में यूज़ करते हैं, ऑटोमोबाइल, एरोप्लेन, ठीक है, ट्रेन, सैटेलाइट, इंडस्ट्री, गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉयलर्स। तो आपने इन सभी चीज़ों के यहाँ पर क्या है, मेटल्स का यूज़ देखा है। ठीक है, अब नॉन मेटल का कहाँ यूज़ किया जाता है, तो नॉन मेटल इज़ एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बीइंग इनहेल ड्यूरिंग ब्रेथ। तो ये है हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, इसका आंसर है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसे हम ब्रीदिंग करते वक्त इनहेल करते हैं। ठीक है, दूसरा नॉन मेटल हमसे पूछा गया है कि नॉन मेटल यूज इन फर्टिलाइज़र टू इन्हेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट, तो वो है हमारा नाइट्रोजन। ठीक है, नॉन मेटल यूज्ड इन वाटर प्योरीफिकेशन प्रोसेस, तो प्योरीफिकेशन प्रोसेस में क्लोरीन यूज़ किया जाता है। नॉन मेटल यूज्ड इन पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज़ अप्लाइड, ठीक है, एंटीसेप्टिक। ठीक है, जब हमारे चोट लग जाती है, वाउंड्स में जो अप्लाई किया जाता है उस सॉल्यूशन का नाम बताना है। जो नॉन मेटल होता है पर्पल कलर का होता है। ठीक है, पर्पल कलर का होता है, तो ठीक है, और नॉन मेटल यूज़ इन क्रैकर्स, और क्रैकर्स में कौन से नॉन मेटल यूज़ होते हैं ये बताना है। ठीक है, तो ये भी मैं बता देती हूँ आपको कि ये कौन कौन से। तो नॉन मेटल जो हमारा किस में यूज़ होता है, प्योरीफिकेशन वाला पढ़ा चुकी हूँ मैं ना, तो अब हम उस नॉन मेटल के बारे में जानना चाहेंगे कि कहाँ यूज़ होता है, वाउंड में यूज़ होता है। तो वाउंड में आपका आयोडीन यूज़ होता है, आयोडीन। ठीक है, आयोडीन यूज़ होता है, और इसके अलावा नॉन मेटल यूज़ इन फायर क्रैकर्स। फायर क्रैकर्स में सल्फ़र और फॉस्फोरस यूज़ होता है, फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस यूज़ होता है। ओके, आपको ये आंसर्स जो हैं वो उतार लेना, आप लोगों को मिल जाएंगे आराम से, है ना। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, ये सब भी पढ़ा देती हूँ। ठीक है, तो यू हैव लर्न दैट द केमिकल रिएक्शन नाउ सब्सटेंस आर फॉर्म। आपने सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्लास 7 में पढ़ा था, अब आपने क्या पढ़ लिया, आपने कैसे सब्सटेंस बनते हैं। दीज सब्सटेंस आर डिफरेंट फ्रॉम दोज विच अंडरवेंट द रिएक्शन। If substance cannot be broken down further by chemical reaction by cooling, heating or electrolysis, it is called element। ठीक है, तो element किसे कहा जाता है, element कहा जाता है हमारा if a substance cannot be broken down further by chemical reaction, अगर किसी भी chemical reaction से उसे और
बार बार तोड़ने के बाद में इसको और तोड़ा, फिर और तोड़ा, फिर और तोड़ा, और छोटा होता चला गया, छोटा होता चला गया, लेकिन और नहीं टूट पा रहा है वो। लास्ट उसकी यही इतनी कैपेसिटी थी टूटने की, ठीक है। चाहे उसे हम कूलिंग दे रहे हैं, हीटिंग दे रहे हैं, इलेक्ट्रोसिस दे रहे हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। अब सल्फर इज़ एन एलिमेंट, आयरन, कार्बन, ये सभी एलिमेंट। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट इज़ एटम, जो सबसे छोटी यूनिट है ना एलिमेंट की, उसे हम एटम कहते हैं। अ सैम्पल ऑफ एलिमेंट कंटेन वन काइंड ऑफ एटम, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट होते हैं उसमें एक काइंड का एटम होता है। द एटम ऑफ एन एलिमेंट रिमेन अनअफेक्टेड बाय फिजिकल चेंज इन द एलिमेंट, ठीक है। तो जितने भी एटम हो गए, मान लो कि ये हाइड्रोजन का एक एटम है, तो जितने भी अब इसके एटम होंगे वो सेम होंगे, ठीक है। उनमें कोई फिजिकल चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल एन एटम ऑफ लिक्विड सल्फर वुड बी एग्जैक्टली द सेम ऑफ द एटम ऑफ सॉलिड और वेपर सल्फर, ठीक है। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि मान लो कि आपने लिक्विड ये ले लिया, लिक्विड सल्फर, और ये हो गया हमारा सॉलिड सल्फर, ठीक है। तो चाहे लिक्विड सल्फर का एक एटम लो, चाहे इसका एक एटम लो, चाहे इसका एक एटम लो, ये सभी क्या होंगे, ये सभी सेम होंगे, ठीक है। तो ये हो गया। ऑल्दो वी हैव इनफाइनाइट वेराइटी ऑफ सब्सटेंस इन द यूनिवर्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट फॉर्म दिस सब्सटेंस इज लिमिटेड। तो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो तो लिमिटेड है, लेकिन क्या है, वेराइटी ऑफ सब्सटेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दिस सब्सटेंस यानी कि जो एलिमेंट है वो तो बहुत लिमिटेड है, लेकिन जो इनकी वेराइटी है, वेराइटी कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि इनसे बनने वाले जो सब्सटेंस है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। देयर आर नो मोर देन 95 नेचुरल ऑक्यूरिंग एलिमेंट, ठीक है। 95 नेचुरल ऑक्यूरिंग एलिमेंट हैं। एंड इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन एलिमेंट इज इन टर्म ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, और इनको हम मेटल और नॉन मेटल में बांट देते हैं। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर मेटल, और इनमें से ज़्यादातर क्या है, हमारे मेटल है। द रिमेनिंग आर ईदर नॉन मेटल और मेटलॉइड, और इसके अलावा जो रेस्ट रह जाएंगे वो हमारे नॉन मेटल होंगे या मेटलॉइड हो गया। मेटलॉइड आपके लोगों के लिए एक बड़ा ही अलग वर्ड हो गया। अब ये मेटलॉइड क्या होता है, मेटलॉइड जिसके अंदर मेटल के भी कुछ क्या बोलते हैं क्वालिटीज़ होती है, और नॉन मेटल की भी, ठीक है। यानी कि उसका जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर के अंदर दोनों क्वालिटी आ जाती है, एक तो मेटल की और एक नॉन मेटल की। तो आज के लिए इतना बहुत है। तो क्वेश्चन आंसर अगर करवाने हो तो बता देना।